हेलो बच्चों। बेटा आज अपन ना ये यूनिट सेकंड मात्रक एवं मापन का सेकंड वीडियो कर रहे हैं ना। अपन शुरू करेंगे यहाँ से द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। ठीक है, द्रव्यमान जो है ना बेटा वो एक पदार्थ जो है ना उसका ऐसा गुण है जो कहीं चेंज नहीं होता है ना। चाहे उसको आप पृथ्वी पर रखो, चाहे उसको चंद्रमा पे ले जाओ, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, है ना, द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, उसका एक समान रहता है ना। लेकिन जो भार होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। W बराबर mg होता है ना, तो वो g के हिसाब से चेंज हो जाता है ना। जैसे चंद्रमा पे g का मान जो है पृथ्वी के g के मान का क्या है 1/6 है, तो वहाँ पे जो भार है वो क्या हो जाएगा, छठा हिस्सा हो जाएगा, है ना। अंतरिक्ष में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता ही नहीं है, तो g 0 हो गया वहाँ पे, तो mg भी क्या हो गया, 0 हो गया, तो वहाँ भारीहीनता की स्थिति हो जाती है। लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है, ये बेसिक उसकी प्रॉपर्टी है। यदि पिंड के ताप, दाब या दिक् काल में, उसके टेम्परेचर में, प्रेशर में या दिक् काल, टाइम स्पेस, दिक् काल का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम स्पेस का मतलब यानी द्रव्यमान उसका टाइम जो कल था वही आज है ना, है ना। और स्पेस, स्पेस का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे है पृथ्वी पे है जिसका द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान क्या है उसका चंद्रमा पे है, उतना ही उसका द्रव्यमान कहाँ होगा, बृहस्पति पे होगा। तो ना तो वो जगह के हिसाब से चेंज होता है ना द्रव्यमान, और ना ही वो समय के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है ना, तो जो द्रव्यमान कल था वही द्रव्यमान आज है, जो यहाँ पर है पृथ्वी पर वही मंगल ग्रह पे है, तो ना तो दिक् और ना ही काल, है ना, इस पे वो निर्भर करता है। यदि पिंड के ताप, दाब या दिक् काल में उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता, यह यदि नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यह है पिंड के ताप, दाब या दिक् काल में उसकी अवस्थिति पर निर्भर नहीं करता कि वो कहाँ पे स्थित है, इस चीज़ पर वो डिपेंड नहीं करता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है ना, ये पता ही है हमको। इसे प्लांक नियतांक h के नियत संख्यात्मक मान, जो h आता है बेटा E = h न्यू, E एनर्जी, h प्लांक स्थिरांक और न्यू क्या होती है उसकी आवृत्ति, तो उसमें h आता है ना, प्लांक जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पे। ये एक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है, इसका संख्यात्मक मान 6.62607015 इंटू 10⁻⁻34, या शॉर्ट में अपन 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ले लेते हैं इसको, को लेकर जो कि जूल सेकंड मात्रक में व्यक्त है ना। तो देखो अब इस h का मात्रक देखो मैंने यहाँ निकाल रखा है बेटा, है ना। E = क्या होता है, h न्यू, है ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, वो ऊर्जा बराबर प्लांक नियतांक और आवृत्ति, तो h बराबर क्या हो गया, E/न्यू हो गया, है ना। और E एनर्जी को किस में नापते हैं, जूल में, और न्यू क्या होती है, सेकंड इनवर्स, प्रति सेकंड होती है, सेकंड इनवर्स होती है, तो ऊपर जाकर क्या हो गया, जूल गुणा सेकंड हो गया ये, है ना। तो h के नियत मान को लेकर, जो h को किस में नापते हैं अपन, जूल सेकंड में नापते हैं, तो इसमें मात्रक में व्यक्त है से परिभाषित किया जाता है ना। तो इस द्रव्यमान को किससे परिभाषित करते हैं अपन, h के हिसाब से परिभाषित करते हैं। ठीक है, मात्रक जूल सेकंड जो है ना, जूल सेकंड कॉमा है बेटा, देखो ये इस पे इसमें लगातार लिख दिया है इसमें, है ना। जूल सेकंड जो है, फिर कॉमा लगा के, जूल सेकंड को क्या बोल सकते हैं हम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के समान है। यानी ये जो जूल सेकंड है ये किसके समान है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के समान है। तो जूल के बाद क्या, थोड़ा सा स्पेस या कॉमा लगा लो आप, है ना। अब देखो ये कैसे आया, जूल सेकंड, है ना। जूल क्या होता है बेटा, किसका मात्रक है ये, कार्य का, है ना, कार्य या ऊर्जा, और कार्य क्या होता है, W = Fs, है ना। तो फोर्स इनटू विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, और बल क्या होता है, ma, है ना। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो बल का क्या हो गया, ये हो गया ना, m का तो हो गया किलोग्राम और त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो m, है ना, और ये क्या हो गया a, है ना। तो ये क्या हुआ, बल हुआ, ठीक है ना। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, है ना। और विस्थापन के लिए फिर क्या लेना पड़ेगा, मीटर लेना पड़ेगा ना अपन को, मीटर ले लिया, और ये सेकंड इस जूल सेकंड के साथ वाला सेकंड हो गया, तो ये क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना,
क्योंकि ये मीटर और ये मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, और ये सेकंड इनवर्स है और ये सेकंड की पावर 1 है, तो -2 और +1 क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये यानी जो जूल सेकंड है इसको अपन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के समान है ये। जहाँ मीटर और सेकंड, अब देखो मीटर और सेकंड को किससे परिभाषित करते हैं, मीटर को हम सी यानी प्रकाश की चाल के रूप में परिभाषित करते हैं, है ना। और जो समय है, सेकंड का जो समय है, इसको डेल्टा न्यू CS होता है बेटा सीजियम धातु। CS क्या है, सीजियम धातु है ये, है ना। डेल्टा न्यू यानी आवृत्ति और सीजियम धातु है। तो सीजियम धातु के जो परमाणु होते हैं उनकी आवृत्ति से क्या डिफाइन होता है, समय डिफाइन होता है। और जो दूरी है मीटर, वो किससे डिफाइन होती है, प्रकाश की चाल से। ठीक है ना। तो ये इसमें दिखा रखे ना, देखो आपके यहाँ पे पिछले इसमें दे रखा है, जहाँ परिभाषा दी हुई है ना इनकी, ये रही देखो, इस जगह पे जब आप देखोगे ना तो ये किसकी परिभाषा, लंबाई की। तो लंबाई की परिभाषा को जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल जो है ये इतने को लेकर मीटर पर सेकंड से परिभाषित किया जाता है। ठीक है ना। और सेकंड समय के लिए क्या है, ये रहा देखो डेल्टा न्यू CS, जो कि सीजियम की क्या है, ये परमाणु की आवृत्ति है ना। समय के लिए ये डेल्टा न्यू CS। ठीक है। तो अब इसके बाद में है, देखो बेटा ये द्रव्यमान का मापन अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद अपन यहाँ आ जाते हैं। परमाणुओं और अणुओं के द्रव्यमानों के संबंध में किलोग्राम एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है, क्योंकि किलोग्राम क्या बेटा बहुत बड़ा मात्रक है, और परमाणु और अणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। अतः अणुओं परमाणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान के एक महत्वपूर्ण मानक मात्रक, इसको क्या बोलते हैं, एकीकृत परमाणु संहति मात्रक, है ना, इंटीग्रेटेड, है ना, या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, उसको शॉर्ट में पहले AMU बोलते थे, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। देखो परमाणु संहति मात्रक, संहति मतलब होता है मास, तो एटॉमिक मास यूनिट, फिर बाद में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, एकीकृत परमाणु संहति मात्रक। तो यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, तो यूनिफाइड का U ले लिया, तो AMU बोल दो या सिर्फ U बोल दो, बात एक ही है। तो इसको प्रयोग करते हैं हम द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए। ठीक है ना। अब ये U जो होता है ये क्या होता है बेटा, कि जैसे कार्बन परमाणु है ना, तो कार्बन परमाणु का वो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है, तो उसको अपन ने 12U मान लिया। एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 12U हो गया, तो उसका 12वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1U हो जाएगा ना, है ना। उसका 12वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1U हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1U वहाँ से कार्बन 12 से तुलना की जाती है इसकी। ठीक है ना। तो एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या हो गया, 1U। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सहित कार्बन समस्थानिक 6C12, है ना। तो 6 तो हो गई उसका परमाणु क्रमांक हो गया, और 12 क्या हो गया, उसका द्रव्यमान संख्या हो गई या परमाणु भार हो गया, कि एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग, है ना, उसके एक परमाणु के कितना भाग, 1/12 भाग। और ये इसको कैलकुलेट जब किया गया तो कितना आया इसकी वैल्यू, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम्स, है ना। तो 1 किलोग्राम में 10⁻27 का भाग दो तो कितना बहुत छोटी एक संख्या आती है ना। तो ये 1U हो गया। 1U का मान कितना होता है, 1.66 × 10⁻27 kg। सामान्य वस्तुओं के द्रव्यमान मापन के लिए हम उसी तरह की सामान्य तुलना का उपयोग करते हैं जैसे परचून की दुकान में पाई जाती है। विश्व में पाए जाने वाले विशाल पिंडों जैसे ग्रहों, तारों आदि के द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का उपयोग करते हैं। अति सूक्ष्म कणों, 8वें लेसन में पढ़ोगे आप ये, है ना। तो अति सूक्ष्म कणों जैसे परमाणुओं, है ना, एटम्स, अब परमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अब परमाणु कणों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आदि के लघु द्रव्यमानों के मापन के लिए हम, है ना, एक विशेष विधि होती है बेटा जिसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बोलते हैं उसको, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो द्रव्यमान का तो हो गया मास, और स्पेक्ट्रम लेखी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं जिसमें एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, बिल्कुल फिक्स क्या लगाते हैं उसमें, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि कोई परमाणु
जो है ना, जो कण है उसका, वो जितना ज़्यादा त्रिज्या का पथ गमन करता है उसका द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा होता है ना। तो इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, हम द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक समान विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रक्षेप पथ की त्रिज्या है ना, उन जिस परमाणु का द्रव्यमान निकलवाना चाह रहे हैं उसको आवेशित कण ले लिए उसके, और फिर उनको विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तो फिर उसका एक प्रक्षेप पथ बनता है ना, इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है उसकी, इस तरह की प्रोजेक्टाइल। तो जिसमें ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका ज़्यादा त्रिज्या होगी, कम द्रव्यमान होगा उसकी कम त्रिज्या होगी, और कम होगा उसकी कम त्रिज्या होगी, और ज़्यादा होगा उसकी और त्रिज्या होगी, है ना। तो उस कण के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसकी जो प्रक्षेप पथ की त्रिज्या है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब है द्रव्यमानों की रेंज, परास क्या है, किस रेंज से किस रेंज में द्रव्यमान मिलते हैं। तो देखो बेटा, परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, बहुत बहुत कम होता है ना। फिर उसके बाद पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है ना। फिर पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है। तो देखो इसमें टेबल में दिखा रखा है। तो सबसे कम किसका माना गया है, 10⁻³ किलोग्राम किसमें, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कितना है, 10⁻³ और इस प्रेक्षणीय विश्व जो ये संसार हमको दिखाई दे रहा है इसका द्रव्यमान कितना, 10⁻55। तो देखो बेटा कितना अंतर हो गया है ना। 10 मिनिमम तो है 10⁻³ और मैक्सिमम कितना है 10⁻55। तो मैक्सिमम बटे मिनिमम कितना हो गया, 10⁻55 में जब 10⁻³ का भाग दोगे तो -30 ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, तो 10⁻85 हो गया। 10⁻85 किलोग्राम। सोचो इतना डिफरेंस है इस पूरे विश्व के, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम में। तो विश्व में जो हम पिंड देखते हैं है ना, विश्व में जो पिंड हम देखते हैं उनके द्रव्यमानों में अंतर का एक अत्यंत विस्तृत परिसर है, एक विशाल रेंज है इसकी। एक और इलेक्ट्रॉन जैसा सूक्ष्म कण जिसका द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम कोटि का है, ऑर्डर का है, तो दूसरी ओर लगभग 10⁻55 किलोग्राम का ज्ञात विश्व है। ये नोन वर्ल्ड है हमारे लिए, है ना, नोन यूनिवर्स है ना। सारणी, ये जो नीचे सारणी दे रखी है, में विभिन्न द्रव्यमानों के कोटि और परास दिए गए हैं, इनकी ऑर्डर और रेंज इनके दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा द्रव्यमान का मापन। अब इस पे आते हैं अपन समय का मापन, है ना, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या होता है बेटा, सीजियम की घड़ियाँ यूज होती हैं। सीजियम आया था ना पहले, सीजियम एक धातु होता है ना, उसके क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, वो एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशंस करते हैं, है ना, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा घड़ियाँ किस तरह की, एक तो वैसी घड़ी होती है जिस हाथ कलाई घड़ी है ना, पुराने ज़माने में होती थी, जिसमें एक चक्का चलता था, अंदर व्हील सा होता था, है ना, और स्प्रिंग से वो ऐसे टक टक, ऐसे टक 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 इस तरह से करता था। फिर इसके बाद कैसी घड़ियाँ आ गई, है ना, जैसे ये लिखा होगा, तुमने देखा होगा जो दीवार घड़ी होती है, तो लिखा रहता है क्वार्ट्ज घड़ी, क्वार्ट्ज, QUARTZ, है ना, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज का मतलब क्या होता है बेटा, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है ना, उसके छोटा सा कोई वो ले लेते हैं, क्रिस्टल का पीस ले लेते हैं, तो उसके जो है ना वो क्रिस्टल क्या करता है, कंपन करता है। तो जो बैटरी सेल लगाते हैं अपन, सेल की पावर से वो क्या करता है, वाइब्रेशंस करता है, तो उन वाइब्रेशंस को अपन नापते हैं, है ना। तो ऐसे सीजियम जो होती है, परमाणु घड़ी होती हैं, उनमें भी क्या करते हैं, सीजियम के जो परमाणु होते हैं उनके कंपनों को ये आधार बनता है माप का। किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है, अतः हम समय मापन हेतु समय का परमाणुीय मानक प्रयोग करते हैं जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्ती कंपनों पर आधारित है। तो बेटा सीजियम परमाणु जो होता है इसमें क्या होते रहते हैं, पीरियोडिकल वाइब्रेशंस होते रहते हैं, अपने आप इसमें वाइब्रेशंस होते रहते हैं, है ना, रखा रहेगा तो भी इसमें वाइब्रेशन होते रहेंगे अपने आप ही, ठीक है ना। तो जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्ती कंपनों पर आधारित है, यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं। तो परमाणु घड़ी में कौन सा तत्व काम में आता है, सीजियम काम में आता है, CS का आधार है। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। सीजियम परमाणु घड़ी में 1 सेकंड सीजियम 133, है ना, तो ये इसका वो हो गया ना, समस्थानिक हो गया सीजियम 133, है ना। तो सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अतिसूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरणों 9, 192, 631, 770 कंपनों के लिए आवश्यक है ना। तो 1 सेकंड,
तो सोचो बेटा, देखो कि 1 सेकंड में इतने सारे कंपन कर लेता है वो, है ना बात समझ में। तो ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं। सीजियम परमाणु घड़ी में 1 सेकंड सीजियम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के, देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ऐसी चीज़ें पूछ नहीं जाती हैं ना। परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरणों के इतना कंपनों के लिए आवश्यक है। तो बस एक आइडिया आपको मिल जाना चाहिए, है ना, इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा। इस सीजियम परमाणु घड़ी की समय दर को सीजियम परमाणु के कंपन ठीक उसी प्रकार नियंत्रित करते हैं जैसे संतुलन चक्र, मैंने बताया था ना, वो संतुलन चक्र वाली जो घड़ी होती है उसमें चक्का सा घूमता था, है ना। संतुलन चक्र के कंपन सामान्य कलाई घड़ी को, तो सामान्य कलाई घड़ी को कौन नियंत्रित करते हैं? संतुलन चक्र के कंपन। अथवा छोटे क्वार्ट्ज क्रिस्टल के कंपन किसी क्वार्ट्ज कलाई घड़ी का निर्माण। तो कलाई घड़ी में भी लिखा रहता है कईयों में क्वार्ट्ज, है ना, तो उसमें क्वार्ट्ज कलाई घड़ी में क्या होता है, छोटे से क्वार्ट्ज के क्रिस्टल होते हैं जो उन कंपनों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो ये जो सीजियम परमाणु घड़ियाँ होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, यथार्थ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं बेटा, ये एक्यूरेट होती हैं, है ना। सिद्धांततः ये एक सुबाह्य मानक उपलब्ध कराती हैं। 4 सीजियम परमाणु घड़ियों के माध्यम से समय अंतराल के राष्ट्रीय मानक सेकंड का अनुरक्षण किया जाता है ना। समय के भारतीय मानक के अनुरक्षण के लिए नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL, है ना, दिल्ली में एक बेटा लैब है ना, जिसका सरकारी लैब है जिसका क्या नाम है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में एक सीजियम घड़ी लगाई गई है जो इस सेकंड के जो समय का क्या करती है, अनुरक्षण करती है, ठीक है ना, उसको मेंटेन करती है। अब इसके बाद में है हमारे देश में सभी भौतिक मानकों, है ना, हमारे जो कंट्री है इंडिया, इसके अंदर जितने भी सभी मानक हैं, है ना, स्टैंडर्ड्स जो हैं जिसमें समय और आवृत्ति आदि के मानक भी शामिल हैं, कि अनुरक्षण और सुधार का दायित्व NPL का है, भारतीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी का है। ध्यान दें कि भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम इन 4 घड़ियों के समुच्चय से जुड़ा है। जो 4 सीजियम घड़ी हैं उनसे वो डिटरमाइन होता है। दक्ष सीजियम परमाणु घड़ियाँ, ये बहुत ही एफिशिएंट जो सीजियम परमाणु घड़ी हैं इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं कि इनके द्वारा समय बोध में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कितनी होती है, बहुत कम होती है, ±1 × 10⁻⁻15। देखो 1 में 10⁻15 का भाग दोगे तो कितना आ गया, बहुत कम मात्रा में, तो इसके अंदर बहुत कम त्रुटि होती है, अर्थात 10⁻15 सेकंड में 1 सेकंड से भी कम की त्रुटि होने की रहती है। तो 10⁻15 सेकंड में से इसमें मात्र कितनी त्रुटि निकल सकती है, 1 सेकंड से भी कम की त्रुटि निकल सकती है, ठीक है ना। ये एक वर्ष में 3 नैनो सेकंड से भी ज़्यादा इधर उधर नहीं होती हैं। देख लो अभी आ गया ना कि एक वर्ष में 3 नैनो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स क्या होता है बेटा, 10⁻⁻9 सेकंड, है ना। तो एक वर्ष में 1 सेकंड के 10⁹वें हिस्से से ज़्यादा ये इधर उधर नहीं होते। तो कितना एक्यूरेट टाइम ये हमको देती हैं सीजियम घड़ियाँ जो होती हैं। समय मापन की इस आश्चर्यजनक यथार्थता को ध्यान में रखकर ही लंबाई के SI मात्रक को प्रकाश द्वारा इतने सेकंड में चालित दूरी के रूप में व्यक्त किया गया है। तो जो दूरी का मात्रक है ना बेटा, वो किससे निकलता है, जो डेफिनेशन है ना शुरू में 7 मूल मात्रकों की डेफिनेशन, उसमें ये चीज़ दी हुई है ना। तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि प्रकाश इतने सेकंड में 1/299792458 इतने सेकंड में जितनी दूरी चलता है उस दूरी को क्या नाम दिया गया है, 1 मीटर नाम दिया गया है ना। तो चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। और ये क्या है, ये सेकंड है, कितना, 1/299,792,458। तो मीटर प्रति सेकंड गुणा सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, है ना। तो ये मीटर की जो परिभाषा दी गई है वो क्या परिभाषा है बताओ, वो ये दी गई है बेटा कि प्रकाश 1 कितना, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो 29,97,92,458, है ना। 1 सेकंड के इतने हिस्से में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो दूरी क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है, ठीक है ना। विश्व में होने वाली
घटनाओं के समय अंतरालों में अंतर का परिसर क्या है, बहुत व्यापक है ना। टाइम का भी जिस तरह से अपन ने देखा, लंबाई का जो परिसर है वो भी बहुत बड़ा है, द्रव्यमानों का परिसर है वो भी गैप जो है वो क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम में बहुत बड़ा गैप है। इसी प्रकार से समय के अंदर भी क्या है, बहुत बड़ा एक गैप है, जिसे अगली सारणी 2.5 में दर्शाया गया है। इसमें ये 2.5 से जो सारणी है इसमें ये दर्शाया गया है ना। जैसे इसमें सबसे कम समय क्या है, किसी अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल है ना। जो सबसे कम जीवन काल होता है, जो अस्थायी कण होता है, उसका कितना होता है, 10⁻24 सेकंड। तो 1 सेकंड का 10⁻24वां हिस्सा। और विश्व की आयु क्या दर्शाई गई है, 10⁻17 सेकंड है ना। तो कितना डिफरेंस हो गया, 10⁻17 बटे 10⁻24 करोगे तो 10⁻24 ऊपर जाके प्लस के 24 देंगे, तो 17 और 24 कितने हो गए, 41। तो 10⁻41 सेकंड, तो ये पता नहीं कितने वो निकलेंगे बेटा, अरबों खरबों वर्ष निकलेंगे इसमें जाके, ठीक है। तो इसमें दर्शाया गया है ये। अब देखो बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है इसमें। सारणी 2.3 व 2.5 में दर्शाई गई संख्याओं में, तो ये 2.3 तो क्या है बताओ, लंबाई वाली थी है ना। 2.3 की सारणी कौन सी है, लंबाई की सारणी है ना, ये वाली थी देखो 2.3 ना। 2.3 तो देखो इसमें बेटा ये कहना चाह रहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम में कितने का अंतर है ना। तो मैक्सिमम कितना है इसका, 10⁻26 है ना। देखो ये रहा 10⁻26। मिनिमम कितना है इसका, 10⁻−15 है ना, 10⁻−15। तो इनमें अंतर कितने का हो गया, 10⁻26 बटे 10⁻−15 है ना। तो वही 10⁻26 और ऊपर जाके -15 किसका हो गया, प्लस का 15, 10⁻41 हो गया है ना। तो ये एक संयोग है। तो देखो लंबाइयों का जो परिसर है उसकी भी क्या रेंज आ रही है, 10⁻41 आ रही है ना। ऐसे ही बेटा इसकी देखो आप, ये जो समय है ना, समय का देखो, समय का देखा था ना अपन ने। मिनिमम तो क्या है, किसी अत्यधिक अस्थायी कण का जीवन काल 10⁻24 सेकंड, और प्रेक्षणीय विश्व की आयु क्या है, 10⁻17। तो इनका अंतर भी क्या हो रहा है, 10⁻41 हो रहा है ना। तो लंबाई की जो रेंज है वो भी 10⁻41 मीटर है ना। समय की जो रेंज है वो भी कितनी है, 10⁻41 सेकंड है। और देखो ये भी क्या एक कोइंसिडेंट है कि द्रव्यमानों का जो रेंज है, द्रव्यमानों की जो परिसर है, देखो मिनिमम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना, 10⁻30, और मैक्सिमम द्रव्यमान किसका है, प्रेक्षणीय विश्व का कितना, 10⁻55। 10⁻55 में जब 10⁻−3 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻85। तो 10⁻41 का लगभग वर्ग है। 10⁻41 का वर्ग कितना हो गया, 10⁻82 हो गया कि नहीं हो गया। तो 10⁻82 और 10⁻85 क्या हो गया, लगभग मान हो गया। तो एक तरह से कह रहा है ये लेखक कि ये क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का एक संयोग है ना। तो सारणी 2.3 और 2.5 में दर्शाई गई संख्याओं में आश्चर्यजनक अनुरूपता है। इनकी ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर आप देख सकते हैं, है ना, इनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर आप देख सकते हैं कि हमारे विश्व में विशालतम तथा लघुतम पिंडों की लंबाइयों का अनुपात लगभग 10⁻41 है, तथा यह भी कम रुचिकर नहीं है कि विश्व की घटनाओं से संबद्ध सबसे बड़े व सबसे छोटे समय अंतरालों का अनुपात भी 10⁻41 ही है। यह संख्या 10⁻41 सारणी 2.4 में फिर से प्रकट हो जाती है। इस द्रव्यमान वाली रेंज में फिर से ये प्रकट हो जाती है, जिसमें कुछ पिंडों के प्रारूपिक द्रव्यमानों को सूचीबद्ध किया गया है। हमारे विश्व के विशालतम एवं लघुतम पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात लगभग 10⁻41 का वर्ग है ना। मैं देखा था ना, मैं 10⁻55 में जब 10⁻−3 का भाग दोगे तो क्या 10⁻85 आ जाता है, और 10⁻41 का जब वर्ग करोगे तो 10 कितना हो गया, 82 हो गया। 10⁻82 और 10⁻85 लगभग एक जैसी है। तो क्या इन विशाल संख्याओं की यह आश्चर्यजनक अनुरूपता मात्र संयोग है? तो देखो बेटा, क्योंकि संसार में क्या मिलती है, बहुत बड़ा सुखद संयोग होता है, सिमेट्री देखने को मिलती है हमें ना। तो ये अपन ने क्या चीज़ पढ़ी बेटा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन, फिर उसके बाद द्रव्यमान का मापन, और फिर उसके बाद समय का मापन, है ना। अब अपन इस पे आते हैं, यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि, है ना। यथार्थता, एक्यूरेसी, यंत्रों की परिशुद्धता, है ना। परिशुद्धता का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट कितना उसको शुद्ध रूप में माप रहा है ना। एवं मापन में त्रुटि, और मेजरमेंट के अंदर क्या होती हैं, त्रुटियां होती हैं। जो एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, वैज्ञानिक करते हैं, उनमें क्या होता है बेटा, कुछ ना कुछ उनके अंदर
एरर रह जाती है, त्रुटियां रह जाती हैं। तो अपन इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मापन समस्त प्रायोगिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मूल आधार है। किसी भी मापन यंत्र के सभी मापन के परिणामों में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य ही रहती है। यह अनिश्चितता ही, ये जो अनसर्टेनिटी है, यह अनिश्चितता ही त्रुटि कहलाती है। ये अनसर्टेनिटी ही क्या कहलाती है? त्रुटि कहलाती है, एरर कहलाती है। प्रत्येक परिकलित राशि, जो भी हम कैलकुलेट करते हैं कोई राशि को, जो मापित मानों पर आधारित होती है, जो कि हमने मेजरमेंट करे हैं उन पर डिपेंड करती है, वो में भी कुछ त्रुटि होती है ना। तो पहले तो मेजरमेंट लिए, फिर उनके आधार पर हमने कोई चीज़ कैलकुलेट करी। तो जब मेजरमेंट्स के अंदर एरर है तो नेचुरली जो हमने कैलकुलेट करी है राशि, उसके अंदर भी क्या होगी? एरर होगी, है ना। तो उसमें भी, परिकलित राशि में भी कुछ त्रुटि होती है। यहाँ हम दो तकनीकी शब्दों यथार्थता और परिशुद्धता में प्रभेद करेंगे, इनमें अंतर देखेंगे। तो यथार्थता क्या है? एक्यूरेसी, है ना। और परिशुद्धता क्या होता है? प्रिसीजन, है ना। तो बेटा एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो रीडिंग आपने ली, जो आपने प्रेक्षण किया, वो वास्तविक मान से कितना निकट है। तो वास्तविक मान से वो जितना निकट होगा उतना ही आपका जो मेजरमेंट है वो क्या है? यथार्थ है, ठीक है ना। और परिशुद्धता का मतलब है कि कितना एक्यूरेटली आपने उसको लिया है ना। समझे ना बात? जैसे देखा था अपन उसमें पढ़ा था कि मीटर स्केल में अपन क्या नाप सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक नाप सकते हैं। मिलीमीटर से छोटी जो लेंथ है उसको हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हैं, है ना। तो फिर उसके लिए 10 की घात -4 मीटर तक, तो 10 की घात -3 मीटर तक कौन नाप सकता है? मीटर स्केल नाप सकता है। फिर उसके बाद अगर 10 की घात -4 मीटर तक की हमको नापनी है तो उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ेगी। फिर 10 की घात -5 मीटर तक गोलाई मापी या स्क्रू गेज की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर है वो किसकी तुलना में? मीटर स्केल की तुलना में ज़्यादा परिशुद्ध है ना, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग देगा वो, है ना। इसी तरह से जो स्फेरोमीटर या स्क्रू गेज है वो किसकी तुलना में? वर्नियर कैलिपर की तुलना में ज़्यादा परिशुद्ध रीडिंग देगा। फिर उसके बाद अपन ने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी इन सब की तुलना में क्या देगा? ज़्यादा परिशुद्ध रीडिंग्स देगा। तो यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो रीडिंग आपने ली वो रीडिंग वास्तविक मान के कितना निकट है ना। और परिशुद्धता का मतलब क्या है? कि वो कितनी प्रिसाइज है ना, कितने अंकों तक उसको परिशुद्ध हमने किया है, कितना बारीकी से हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखो आगे और आएगा तो आप और समझ जाओगे। किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताता है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है, ठीक है ना। तो यथार्थता से तो क्या पता चलता है हमको? कि जो राशि का आपने मेजरमेंट किया है, जो मापा है आपने, वो जो मापित मान है वो उसके वास्तविक मान के कितना क्लोज है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है, कि प्रिसीजन यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, कि उसका रेजोल्यूशन क्या है ना, किस रेजोल्यूशन तक। तो देखो अपन ने देखा था बेटा, मीटर स्केल का रेजोल्यूशन क्या होता है? 1 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर। वर्नियर कैलिपर का रेजोल्यूशन क्या है? 10⁻⁴ मीटर। स्क्रू गेज का रेजोल्यूशन क्या है? 10⁻5 मीटर, है ना। फिर उसका माइक्रोस्कोप का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन आगे फिर अपन ने पढ़ा था ना भाई, 1 एंगस्ट्रॉम तक के था ना सुरंगन माइक्रोस्कोपी, है ना, टनलिंग माइक्रोस्कोपी, उन तक को वैज्ञानिकों ने बना लिया है, जहाँ अपन 10 की घात -10 मीटर तक की परिशुद्धता के साथ क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यथार्थता तो क्या होगी बेटा? कि जो मापित मान है वो वास्तविक मान के कितना क्लोज है। और परिशुद्धता क्या है? कि वो जो मापी है राशि आपने, वो किस रेजोल्यूशन तक या किस सीमा तक आपने मापी है। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, है ना, उतना ही वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी, ज़्यादा परिशुद्ध होगी, ठीक है। अब देखो इसमें उदाहरण दिया है, इससे आप समझ जाओगे। और मापन की यथार्थता कई कारकों पर निर्भर कर सकती है, जिनमें मापक यंत्रों का विभेदन या सीमा भी सम्मिलित है। उदाहरण के लिए माना कि किसी लंबाई का वास्तविक मान 3.678 सेंटीमीटर है। एक प्रयोग में 0.1 सेंटीमीटर विभेदन का मापक यंत्र प्रयोग करके इसका मान 3.5 सेंटीमीटर मापा गया।
जबकि दूसरे प्रयोग में अधिक विभेदन वाला, है ना, माना 0.01 सेंटीमीटर, है ना, तो उससे भी 10वें हिस्से को नाप लिया ना इसने, उसके भी इस वाले के 10वें हिस्से को नाप लिया। मापक यंत्र प्रयोग करके उसी लंबाई को 3.38 सेंटीमीटर मापा गया है। देखो यहाँ पहला माप अधिक यथार्थ है ना, क्यों है बताओ। देखो पहला माप अधिक यथार्थ क्यों है कि ये 3.678 और 3.5 है ना, तो ये तो 3.5 और ये क्या है 3.38 है ना, तो इसमें भले ही 1 डेसिमल तक ही इसका विभेदन है, लेकिन ये इसके ज़्यादा क्लोज है ना, ये वास्तविक मान के क्या है ज़्यादा नज़दीक है। तो 3.5 जो है वो क्या है अधिक यथार्थ है, जबकि ये जो 3.38 है ये ज़्यादा परिशुद्ध है। इसकी अपेक्षा ये जो है ये क्या है ज़्यादा परिशुद्ध है, क्योंकि इसमें दशमलव के 1 अंक तक है ना, यानी 0.1 सेंटीमीटर तक विभेदन है, और इसमें दशमलव के 2 अंक यानी 0.01 सेंटीमीटर तक है ना मापा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पहला जो माप है वो अधिक यथार्थ है, क्योंकि ये वास्तविक मान के निकट है परंतु कम परिशुद्ध है ना। तो ये जो 3.5 है ये यथार्थ तो है लेकिन कम परिशुद्ध है, क्योंकि इसका विभेदन केवल 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि दूसरा माप कम यथार्थ है लेकिन अधिक परिशुद्ध है। अतः मापन में त्रुटियों के कारण हम हर माप जो होती है वो कैसी होती है, एक सन्निकट माप होती है, एक अप्रॉक्सीमेट माप होती है, एग्जैक्ट माप वो नहीं होती है। ठीक है, सामान्यतः मापन में आई त्रुटियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली होती है बेटा क्रमबद्ध त्रुटियां जिनको सिस्टेमेटिक एरर्स बोलते हैं, है ना, और दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटियां, इनको रैंडम एरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, रैंडम एरर्स। क्रमबद्ध क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं, तो धनात्मक होती चली जाएंगी या ऋणात्मक होती चली जाएंगी। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे यंत्रगत त्रुटियां, है ना, जो इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हो आप मेजरमेंट के लिए, उसके अंदर क्या हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो ये क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर आती है। तो यंत्रगत त्रुटि, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, है ना, ये भी इसके अंदर आती है, क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर आती है। और सी फिर होती है व्यक्तिगत त्रुटियाँ, फिर क्या है ना, पर्सनल एरर्स, व्यक्तिगत त्रुटियाँ। तो ये किस में आती हैं, सिस्टेमेटिक एरर्स के अंदर आती हैं, ये क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर आती हैं। तो यंत्रगत त्रुटियाँ, ये त्रुटियाँ मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, है ना, उसकी जो इम्परफेक्ट डिज़ाइन है, त्रुटिपूर्ण अंशांकन, उसका जो है ना जो कैलिब्रेशन किया है वो कैसा है, त्रुटि है उसके अंदर, है ना, या शून्यांक त्रुटि है, जीरो एरर आदि के कारण होती हैं, है ना। तो उसकी गलत डिज़ाइन है, या उसका कैलिब्रेशन सही नहीं हुआ है, या उसकी शून्यांक त्रुटि, है ना। तो शून्यांक त्रुटि का मतलब देखो बेटा, जैसे कई बार देखा होगा आपने, इस तरह का वो होता है ना, ठीक है ना। तो ये माना यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे छोटे, फिर ये बड़ा आ गया, फिर छोटे छोटे, फिर ये बड़ा आ गया, फिर छोटे छोटे, फिर बड़ा आ गया, फिर छोटे छोटे, फिर बड़ा आ गया, ऐसे है ना। तो कई बार ये जो सुई होती है, जैसे माना यहाँ पे ऐसे सुई है, तो ये इस 0 पे ना होके कई 0 से थोड़ा सा पहले रह जाती है, ये इस तरह से, है ना, यानी बजाय यहाँ पे आने के, इस तरह से इस 0 पे एग्जैक्ट आने के 0 से पहले ही रह जाती है ये। तो इसमें शून्यांक त्रुटि हो गई, नहीं हो गई, क्या हो गई, इसके अंदर 0 एरर हो गई। ठीक है ना। उदाहरणार्थ हो सकता है कि किसी तापमापी का अंशांकन ठीक नहीं हुआ, उसका कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुआ हो, तो परिणाम स्वरूप यह स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर 104 पड़ता हो, है ना, उसका अगर कैलिब्रेशन ठीक नहीं हुआ है तो। फिर दूसरा, किसी वर्नियर कैलीपर में दोनों जबड़े होते हैं ना, उसके जो जौ होते हैं, दोनों जबड़े मिलाने पर वर्नियर पैमाने का जो शून्य है वो मुख्य पैमाने के शून्य से संपाती ना हो रहा हो, कॉन्साइड नहीं हो रहा हो, या किसी साधारण पैमाने का एक सिरा क्या हो, घिसा हुआ हो। ठीक है ना। तो एक तरफ से घिस गया हो तो वो क्या देगा, गलत रीडिंग्स देगा। तो ये क्या है, यंत्रगत त्रुटियां हैं। तो यंत्रगत त्रुटियां में क्या है, गलत डिज़ाइन उसकी, गलत उसका कैलिब्रेशन, या 0 एरर आदि, है ना। फिर है बेटा प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, है ना। मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए, है ना, आपकी तकनीक अगर गलत है, जैसे है ना, देखा होगा आपने डॉक्टर जो क्या करता है बेटा, टेम्परेचर नापने के लिए जो थर्मामीटर होता है उसको जीभ के नीचे लगाता है ना, ठीक है ना। और अगर कई पुराने ज़माने में क्या करते थे, जीभ के नीचे ना लगा के जो अपना ये बगल होती है ना, कांख जो होती है ना, जो हमारे आर्म पिट जो बोलते हैं इसको, इसके नीचे लगा देते थे। तो आर्म पिट में क्या है, एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं आ पाता,
है ना, क्योंकि ये बाहर है ना बॉडी के, जबकि जीव के नीचे क्या आता है, वो बॉडी का सही टेम्परेचर देता है ना। तो ये हमारी गलत प्रायोगिक तकनीक हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है ना। तो मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए यदि आप तापमापी को बगल में लगाकर, बगल का मतलब समझो कांख जो होती है हमारी हाथ के नीचे का हिस्सा होता है ना, आर्म पिट, ठीक है ना, तो बगल में लगाकर ताप ज्ञात करेंगे तो यह ताप शरीर के वास्तविक ताप से सदैव ही क्या आएगा, कुछ कम आएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हो जाएगी, त्रुटि आ जाएगी। प्रयोग के दौरान बाह्य परिस्थितियाँ, ताप, दाब, वायु वेग, आर्द्रता, है ना, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता आदि में परिवर्तन मापन में क्रमबद्ध त्रुटियां प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो सकती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां हो सकती हैं। फिर 30 नंबर पे है व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे कई बार देखा होगा ना बेटा आप लोगों ने, कई आदमी जो है ना, जैसे कोई रीडिंग ले रहा है तो एक तरफ गर्दन को झुका लेगा, या तो लेफ्ट साइड में झुका लेगा वो, या राइट साइड में झुका लेगा, बिल्कुल सीधी नहीं रखेगा वो गर्दन को अपने को, तो गर्दन को टेढ़ी करते ही रीडिंग क्या हो जाएगी उसकी, थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो ये व्यक्तिगत त्रुटियाँ जो होती हैं ये भी किस में आती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियों में आती हैं। तो ये त्रुटियाँ प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह है ना, पहले से उसको कुछ पूर्वाग्रह हो रखा है उसको, है ना, उपकरण के समंजन में रह गई कमी, एडजस्टमेंट जो होता है उसका, उसमें रह गई कोई कमी, या प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां न बरतने आदि के कारण होती हैं। उदाहरण के लिए प्रकाशीय मंच पर, जो ऑप्टिकल मंच होता है, पर सुई की स्थिति को माप पैमाने पर पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव सही स्थिति से थोड़ा दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में लंबन त्रुटि, लंबन के कारण पैरेलैक्स आ जाएगा ना, फिर उसके अंदर के कारण, क्योंकि एंगल बन जाएगा कोई ना कोई, बिल्कुल सीधे में रखोगे तो एंगल 0 हो गया, और थोड़ा सा जैसे टेढ़ा किया आपने तो एंगल आ जाएगा उसके अंदर, तो उसमें कौन सी त्रुटि आ जाएगी, लंबन त्रुटि आ जाएगी। तो सुधरी हुई प्रायोगिक तकनीकों के उपयोग, प्रयोग के लिए अपेक्षाकृत अच्छे मापन यंत्रों का चयन एवं यथासंभव व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को दूर करके क्रमबद्ध त्रुटियों को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रमबद्ध त्रुटियों को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। किसी भी दी गई अवस्था के लिए इन त्रुटियों का कुछ निश्चित सीमाओं तक आकलन किया जा सकता है, इन त्रुटियों को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और पाठ्यांकों को जो हम रीडिंग्स ली हैं उनमें उसी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, करेक्शन हम कर सकते हैं, संशोधन हम कर सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्या थी बेटा हमारी, बताओ कौन सी त्रुटि थी, क्रमबद्ध त्रुटियाँ, है ना। क्रमबद्ध त्रुटियों के फिर कितने भाग थे, कितने पार्ट किए अपन ने, 3 पार्ट किए। पहला था यंत्रगत त्रुटियाँ, दूसरा था प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता की वजह से, और तीसरा क्या था, व्यक्तिगत त्रुटियाँ। अब आता है रैंडम एरर्स, है ना, यादृच्छिक त्रुटियाँ, है ना। इसको ऐसे समझो बेटा, जैसे माना आप कोई लैब है आपकी, है ना, और फर्स्ट फ्लोर पे है आपकी लैब, कहाँ पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, पहली सीढ़ी पे, है ना, और नीचे माना कोई फैक्ट्री चलती है, उसके अंदर कोई मशीन लगी हुई है ना, आप ऊपर प्रयोग कर रहे हो और नीचे कोई मशीन चल गई उसी समय, तो उसके अंदर आपका जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर कमरा है उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाएंगे ना, कंपन आ जाएंगे, उस कंपनों की वजह से आपकी जो रीडिंग ले रहे हो वो क्या हो गई, गलत हो सकती है ना। तो ये यादृच्छिक त्रुटियाँ हैं, एट रैंडम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यादृच्छिक त्रुटियाँ, ठीक है ना। रैंडम एरर्स, तो मापन में अनियमित रूप से होने वाली थी, ये अनियमित रूप से, जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं वो नियमित रूप से होती हैं, ठीक है ना। तो मापन में अनियमित रूप से होने त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं, और इसीलिए ये चिन्ह और परिमाण में यादृच्छिक हैं, तो कभी प्लस में भी हो सकती हैं और वो माइनस में भी हो सकती है, जबकि वो वाली थी वो या तो प्लस प्लस में ही होंगी या माइनस माइनस में ही होंगी। तो यादृच्छिक त्रुटियां प्रायोगिक अवस्थाओं, ताप, वोल्टेज सप्लाई, प्रयोग अवस्था के यांत्रिक कंपन आदि में होने वाले यादृच्छिक तथा अनुमेय, जो हम अनुमान नहीं कर सकते, है ना, अनुमेय, अनुमेय का मतलब क्या हो गया, अनुमेय, जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते, उन उतार चढ़ाव के कारण तथा पाठ्यांक के समय प्रेक्षक द्वारा की गई पूर्वाग्रह रहते, यानी अब उसमें जो सिस्टमेटिक जो होती है उसमें पूर्वाग्रह होता है उसका, है ना, जबकि यहाँ उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं है, तो इसके कारण जो व्यक्तिगत त्रुटियाँ आदि के कारण भी हो सकती है। ये सब क्या है, यादृच्छिक त्रुटियाँ हैं। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो संभव है कि हर बार उसका पाठ्यांक क्या हो, भिन्न हो, जबकि आदमी वही है ना। तो इस तरह इसका मतलब क्या है, ये त्रुटियाँ कैसी हैं, रैंडम त्रुटियाँ हैं, यादृच्छिक त्रुटियाँ हैं। अब इसके बाद आता है अल्पमतांक त्रुटि, अल्पमतांक, लीस्ट काउंट,
है ना। सबसे छोटा मान जो कि कोई चीज़, कोई उपकरण माप सकता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पमतांक बोलते हैं, है ना। जैसे देखा था ना अपन ने, मीटर स्केल जो होता है वो 1 मिलीमीटर तक नाप सकता है। तो 1 मिलीमीटर क्या होता है, 10⁻³ मीटर होता है ना। तो उसका अल्पमतांक कितना हो गया, उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 10⁻³ मीटर हो गया, है ना। फिर उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स था, उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया, 10⁻⁴ मीटर हो गया। स्क्रू गेज का 10⁻⁵ मीटर हो गया। तो इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं, लीस्ट काउंट त्रुटियां बोलते हैं। तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापे जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पमतांक कहलाता है, लीस्ट काउंट कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पमतांक तक ही सही होते हैं, है ना। तो अल्पमतांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंध होती है, उसके रेजोल्यूशन से संबंध होती है। उदाहरण के लिए किसी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पमतांक क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर है। किसी गोलाई मापी का अल्पमतांक 0.001 सेंटीमीटर हो सकता है। अल्पमतांक त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटियों की श्रेणी में एक सीमित परिमाण तक ही रखा जा सकता है ना। यह त्रुटि क्रमबद्ध और यादृच्छिक दोनों ही के साथ होती हैं, है ना। ये जो अल्पमतांक त्रुटि हैं वो क्रमबद्ध वाली में भी होती हैं और यादृच्छिक वाली में भी ये होती हैं। यदि हम लंबाई मापने के लिए मीटर स्केल का उपयोग करते हैं तो मीटर स्केल में अंकन 1 mm अंतराल पर होता है। अधिक परिशुद्ध मापन यंत्रों का प्रयोग करके, है ना, ज़्यादा जो प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका उपयोग करके, प्रायोगिक तकनीकों में सुधार करके आदि के द्वारा हम अल्पमतांक त्रुटि को कम कर सकते हैं। दूसरा ये है बेटा कि उन जो प्रेक्षण आप ले रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं उनको बहुत सारे ले लो, बहुत सारे ले लो, फिर उनका क्या ले लो, एवरेज ले लो, तो भी आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी एरर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रेक्षणों को कई बार दोहराने पर प्राप्त सभी प्रेक्षणों का औसत मान, प्रेक्षणों के मानों का जो औसत प्राप्त होता है, यह माध्यमान मापित राशि के वास्तविक मान के अत्यधिक निकट होता है ना। तो आपने माना कोई चीज़ मेज़र कर रहे हो आप, है ना, तो खूब सारी रीडिंग्स ले ली आपने और फिर उन रीडिंग्स का क्या ले लिया आपने, एवरेज ले लिया, औसत ले लिया। तो वो जो औसत होगा वो वास्तविक मान के क्या होगा, काफ़ी अधिक निकट होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ इतना समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ गया ना बेटा, तो वो जो YouTube देखते हो ना आप, उस पर नीचे कमेंट्स होता है, तो कुछ भी कमेंट्स लिखा करो बेटा, है ना। ठीक है।